जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है अर्पण दास और मैं एच इंदौर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा टॉपिक है कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कैशे मेमोरी क्या होती है। तो यदि हम मेमोरी हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर आता है रजिस्टर्स। तो उसके नीचे आती है कैशे मेमोरी, उसके नीचे प्राइमरी मेमोरी, उसके नीचे सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर्स को यहाँ हम हटा देते हैं क्योंकि सिंगल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। फिर आती है कैशे मेमोरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट। तो यदि हम इन तीनों की बात करें, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। सबसे छोटी भी कैशे मेमोरी होती है। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा हमें बार बार यूज हो रहा है उसको कैशे मेमोरी स्टोर करती है। क्यों स्टोर करती है? उसके नीचे वाला पॉइंट, एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू एंड इट रिड्यूसेस द टाइम टू फेच डेटा फ्रॉम रैम। मतलब रैम थोड़ा स्लो रहेगा तो वो टाइम हम बचा रहे हैं। अब टाइम क्यों बचा रहे हैं उसका अगला पॉइंट, एनहांसेस ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। तो सिस्टम का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन बनाने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। अगली स्लाइड में है कैशे मेमोरी लेवल्स। कैशे मेमोरी का कितने लेवल्स होते हैं? तो जनरली देखा गया है कि कैशे मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं। L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। L1 सबसे फास्टेस्ट होती है, L2 उससे कम फास्ट होती है और L3 उससे कम फास्ट होती है। तीनों फास्ट होती है। तो इन तीनों का छोटा सा कंपैरिजन हम देख लेते हैं। साइज की बात करें तो L1 सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी होती है। L2 मीडियम होती है और L3 कैशे सबसे लार्जेस्ट होती है। इस डायग्राम में यदि हम देखें तो L1 कैशे जो है वो सीपीयू के पास है। L2 कैशे L1 और L3 के बीच में है और L3 कैशे मेन मेमोरी के पास है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। L1 कैशे की लोकेशन सीपीयू के क्लोज होती है। L2 कैशे कैशे की लोकेशन L1 और L3 के बीच में होती है और L3 कैशे की लोकेशन रैम के पास होती है। जैसा मैंने पहले बताया, L1 कैशे सबसे फास्ट होता है, L2 उससे कम फास्ट होता है और L3 उससे कम फास्ट होता है। L1 कैशे एक्सपेंसिव होती है, L2 मॉडरेटली एक्सपेंसिव होती है और L3 लेस एक्सपेंसिव होती है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, कैशे मेमोरी मैपिंग। अब कैशे मेमोरी मैपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम विल बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन द कैशे मेमोरी। मेन मेमोरी से यदि हमने कोई डेटा को एक्सेस किया, मतलब सीपीयू को डेटा मांगा है, तो वो पहले कैशे मेमोरी में जाता है। अब कैशे मेमोरी में कैसे स्टोर होगा और कैसे सीपीयू उसको एक्सेस करेगा, इस टेक्निक को बोलते हैं कैशे मेमोरी मैपिंग। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग which cache lines will hold specific memory addresses। एक टर्म आती है परफॉर्मेंस गैप की। परफॉर्मेंस गैप क्या है? क्योंकि डिफरेंट मेमोरी लेवल्स है। कैशे जो रहता है वो सबसे तेज डेटा को एक्सेस करता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और रैम जो होती है वो कैशे मेमोरी से स्लो होती है। तो यदि कुछ डेटा चाहिए तो रैम से कैशे मेमोरी में जाएगा, कैशे से फिर सीपीयू में जाएगा। तो इसमें द नीड फॉर कैशे मेमोरी मैपिंग अराइजेस ड्यू टू स्पीड डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। स्पीड डिफरेंस होता है तो स्पीड डिफरेंस नहीं आए इसलिए हम कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं टू रिड्यूस परफॉर्मेंस गैप। ठीक है। वाई कैशे मेमोरी मैपिंग? क्वेश्चन। तो ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। स्पीड गैप, ब्रीच गैप, एफिशिएंट एक्सेस, मैक्सिमाइज हिट्स और मिनिमाइज मिसेस। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक जैसा ही है, एक दूसरे का उल्टा है। स्पीड गैप हमने पहले बात करी। ब्रीच गैप, ब्रीच गैप मतलब कि जो डेटा हमें बार बार यूज हो रहा है वो कैसे स्टोर करता है, तो इसीलिए हम कैशे मेमोरी की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। कैशे मेमोरी मैपिंग एंश्योर्स डेटा इज स्टोर्ड ऑप्टिमली इन द कैशे। एफिशिएंट एक्सेस हमें चाहिए डेटा, तो हम कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। डेटा हमें जो चाहिए वो जल्द से जल्द मिल जाए, इसको बोलते हैं हीट रेशियो। यदि डेटा कैशे मेमोरी में पा रहा है, हमें जो चाहिए वो है, तो उसको हम हीट बोलते हैं। तो हीट रेशियो जो है वो मैक्सिमाइज हो, मतलब मैक्सिमम हो, यही हम चाहते हैं। तो मैपिंग टेक्निक जो होती है वो हम आगे पढ़ेंगे किस टाइप्स की होती है। तो हमें बेस्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक का यूज करना पड़ता है ताकि हम हमारे जो हीट रेशियो है उसको मैक्सिमम कर सकें। अब आती है कैशे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। ये कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरी होती है फुल एसोसिएटिव मैपिंग, तीसरी होती है के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। आगे देखते हैं। सबसे पहले मैपिंग टेक्निक पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग क्या है? डायरेक्ट मैपिंग इज अ कैशे मैपिंग टेक्निक वेयर ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी मैप्ड टू ओनली वन स्पेसिफिक कैशे। सपोज यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी है और यहाँ पे हमारी कैशे मेमोरी है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स होंगी, ब्लॉक्स होंगे, और यहाँ पे बहुत सारी कैशे लाइन्स होंगी। तो ईच ब्लॉक
ऑफ मेन मेमोरी कैन बी मैप टू स्पेसिफिक कैशे लाइन। इसका मतलब क्या है? एक होता है हमारे पास मैपिंग फंक्शन। तो डायरेक्ट मैपिंग में जो मैपिंग फंक्शन यूज करते हैं वो होता है के मॉड एन। अब आप बोलेंगे के मॉड एन क्या है? मॉड मतलब तो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, जो रिमाइंडर होता है। के मतलब जो डेटा सीपीयू को चाहिए, सपोज 43 चाहिए, 45 चाहिए, कुछ भी एक रैंडम डेटा होगा, क्वेश्चन में देखेंगे। और एन होता है ब्लॉक नंबर, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है। इन डायरेक्ट मैपिंग द एड्रेस ऑफ ईच मेमोरी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है एक फिजिकल एड्रेस में। सबसे पहला टैग बिट्स आएंगे, फिर इंडेक्स बिट्स आएंगे। इंडेक्स बिट्स मतलब ब्लॉक नंबर या लाइन नंबर। तो थर्ड आता है ऑफसेट। डायरेक्ट मैपिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो एडवांटेज में सबसे सिंपल होता है डायरेक्ट मैपिंग। डिटर्मिनिस्टिक कैशे एक्सेस, इसमें लिखा है सिंप्लीफाइंग कैशे मैनेजमेंट, मतलब कैशे मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सिंपल है तो सबसे सस्ता होगा। इसमें हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल कम होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। कैशे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। अब मैंने बताया कि जो मैपिंग फंक्शन होता है के मॉडर्न, अब जैसे एन की वैल्यू 4 है मान लीजिए, अब के की वैल्यू 11 है, तो रिमाइंडर 3 बचा, यानी ब्लॉक नंबर 3 में जाएगा। अब सेम यदि 15 है तो 15 मॉड 4, ये भी 3 आएगा, तो 15 को भी उसमें जाना चाहिए। तो इस वजह से जो कैशे कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनएफिशिएंट कैशे यूटिलाइजेशन, बहुत सारे लाइंस, कैशे लाइन जो है वो खाली रह जाते हैं, क्योंकि वो मैपिंग फंक्शन की वजह से। तो इस वजह से हायर मिस रेट भी होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Given that the size of cache memory is 64 KB, size of each block is 32 bytes. Here cache is mapped with direct memory mapping and the CPU is generating 32 bits of physical address. Find the number of tag bits. सॉल्यूशन की बात करें तो CPU is generating 32 bits of physical address. यदि 32 बिट्स का फिजिकल एड्रेस है तो मेन मेमोरी की साइज ऑटोमेटिकली 2 की पावर 32 बाइट्स होगी, क्योंकि इसी से यही आता है। यदि मेन मेमोरी की साइज दे सकते हैं क्वेश्चन में, या फिर फिजिकल एड्रेस के नंबर ऑफ बिट्स दे सकते हैं। तो इस लाइन से हमारा मेन मेमोरी की साइज क्या है? 2 की पावर 32 बाइट्स। कैश मेमोरी की साइज ये 64 KB, इसको हम बाइट्स में कर लेंगे तो 2 की पावर 16 बाइट्स। साइज ऑफ ईच ब्लॉक दिया 32 बाइट्स, तो 2 की पावर 5 बाइट्स। ब्लॉक साइज हमें दिया 2 की पावर 5 बाइट्स। तो जो 2 की पावर होता है, 2 का एक्सपोनेंट होता है, साइज ऑफ ब्लॉक से हम ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है कि साइज ऑफ ब्लॉक यदि 2 की पावर 5 बाइट्स है तो 5 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑफसेट। यहाँ पे मैंने ऑफसेट का 5 भर दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फिजिकल एड्रेस है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टैग, ब्लॉक नंबर और ऑफसेट। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स की हम बात करें, ये वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, पर फिर भी अपन ने निकाले। एक प्रैक्टिस होती है कि हम सारी चीजें निकालते चले जाएं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? मेन मेमोरी की साइज और ईच ब्लॉक की साइज, तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो 2 पर 27 आ गए। नंबर ऑफ लाइन्स इन कैशे, साइज ऑफ कैशे अपॉन साइज ऑफ लाइन स्लैश ब्लॉक। अब मैंने यहाँ पे लाइन और ब्लॉक दोनों क्यों लिखे? क्योंकि कैशे मेमोरी के एक लाइन की साइज और मेन मेमोरी की एक ब्लॉक की साइज सेम होगी। 2 की पावर 5 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 5 यहाँ पे भी है। तो साइज ऑफ कैशे 2 की पावर 16 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 11। अब नंबर ऑफ लाइन्स इन कैशे 2 पर 11, तो 11 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक नंबर, यानी इंडेक्स बिट्स जो रहेंगे बीच वाले को इंडेक्स बिट्स बोलेंगे। तो 11 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्सिंग, इंडेक्स। अब टोटल क्वेश्चन कितना गिवन है? 32 बिट्स इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एड्रेस। तो 11 किसने वापर ली? 11 वापर ली इंडेक्स ने, 5 वापर ली ऑफसेट ने। तो 32 में से 11 गए और 11 में से 5 गए, यानी 16 बिट्स हमारी टैग बिट्स, टैग बिट्स हमारे 16 बिट्स आ रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुली एसोसिएटिव मैपिंग। अब फुली एसोसिएटिव मैपिंग क्या है? Fully associative mapping is a cache mapping technique where a memory block from the main memory can be placed in any cache line. अब मेन मेमोरी से यदि कैशे मेमोरी में हमको मैप करना है तो हमने डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में क्या देखा था? एक मैपिंग फंक्शन था,
इसमें कोई मैपिंग फंक्शन नहीं होता। इसमें रैंडमली कहीं भी आप चाहे तो पहले नंबर से कर सकते हैं, तीसरे नंबर से कर सकते हैं, पांचवें नंबर से कहीं भी आप मैप कर सकते हैं। तो इसमें हम इंडेक्सिंग बिट्स का यूज नहीं करते, इसमें सिर्फ दो ही ब्लॉक्स होते हैं एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तो टैग ब्लॉक और एक डॉक ऑफसेट। ठीक है। फुली एसोसिएटिव मैपिंग के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यदि देखें तो सबसे आसान ये फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। ऑप्टिमल कैशे यूटिलाइजेशन, अब इसमें कोई मैपिंग फंक्शन नहीं है तो हम सारे ब्लॉक को आसानी से भर सकते हैं ताकि पूरी कैशे का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। इफेक्टिव फॉर इरेगुलर एक्सेस पैटर्न्स। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली भी होता है। डिसएडवांटेजेस में एक और पॉइंट है स्लोअर एक्सेस टाइम, हायर पावर कंजम्पशन। इसमें एक चीज होती है कि फुली एसोसिएटिव मैपिंग में हम एक एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज करते हैं जिसको हम कंपेरेटर बोलते हैं। अब ये टैग बिट्स को कंपेयर करता है, यानी पहले कंपेयर करेगा फिर मैप करेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्लोअर एक्सेस टाइम, और पावर ज्यादा लगेगी, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो एक बस इसमें याद रखें कि कंपेरेटर का यूज होता है तो हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस एक साथ हम बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन सेम जो हमने डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में किया था, वही बस यहाँ पे एक लाइन मैंने बदल दी है फुली एसोसिएटिव मेमोरी में। वही सीपीयू जनरेटिंग 32 बिट्स ऑफ फिजिकल एड्रेस साइज के ऊपर 32 आ जाएगी, साइज ऑफ कैशियर साइज ऑफ ब्लॉक दिया है तो 5 बिट्स फॉर ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट की तो 5 बिट्स रहेगी क्योंकि ब्लॉक ऑफसेट जो होता है वो हम साइज ऑफ ईच ब्लॉक से निकालते हैं। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लो, साइज ऑफ मेन मेमोरी अपॉन साइज ऑफ ब्लॉक। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, पर हमने वहाँ पे भी निकाल लिया था लेकिन यहाँ पे भी पड़ती है क्योंकि बार 27 के हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए। तो डायरेक्टली जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है उसको टैग बिट्स बना लो, जो एक्सपोनेंट है 2 बार 27 तो 27 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10। 27 प्लस 5 32 आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज अ कैशे मैपिंग टेक्निक, ये तीसरी और आखिरी टेक्निक है, दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसलिए सबसे आखिरी में पढ़ा है। डायरेक्ट मैपिंग भी होती है इसमें, एसोसिएटिव मैपिंग भी होती है, वो कैसे होती है वो अभी देखेंगे। इट डिवाइड द कैशे इनटू सेट ऑफ लाइंस, जो कैशे मेमोरी के जो ब्लॉक्स है उनको हम सेट्स में डिवाइड कर देते हैं, which with each set containing multiple lines. Each memory block from main memory can be placed in any line within its corresponding set. तो हम मैपिंग फंक्शन का यूज करेंगे, वो होता है के मॉड एम। पहले हमने किया था के मॉड एन, अब हम करेंगे के मॉड एम। एम जो होगा यहाँ पे सेट नंबर होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, के मॉड एम से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो सेट हमारे किस सेट में जाएगा, वो सेट 0 सेट 1 सेट 2 सेट 3 मान लो। अब जैसे 11 किया तो 11 मॉड 4, 4 सेट है तो 11 मॉड 4 3 आया, तो 3 यानी सेट 3 में जाएगा, और सेट 3 में जितने ब्लॉक्स हो वो कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्लेक्सिबल होता है ये, लाइक एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग अलाउज ईच मेमोरी ब्लॉक टू प्लेस इन एनी लाइन विद इन अ सेट। सेट फिक्स रहेगा लेकिन वो किस लाइन में जाएगा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो आपकी मर्जी। इसको फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के इसका जो वे होता है, टैग, इंडेक्स, इंडेक्स आता है, सेट नंबर आता है, और ऑफसेट। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो काफी बैलेंस अप्रोच होती है क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका मतलब इट बैलेंसेस सिंपलिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिड्यूस कैशे कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो यहाँ बहुत कम होंगे। ग्रुप्स कैशे लाइंस इनटू सेट्स डिक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मॉडरेट हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, कम कॉम्प्लेक्स होता है फुली एसोसिएटिव मैपिंग से कंपेयर करें। डिसएडवांटेजेस की बात करें, थोड़ा लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंक्रीज हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पोटेंशियल फॉर मिसेस होता है, ये हमने पहले देख लिया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, given that the size of each cache memory is 128 KB, size of each block is 64 bytes. Here cache is mapped with four-way set associative address mapping, and the CPU is generating 32 bits of physical address. Find the number of tag bits. Four-way set associative address mapping, तो यानी m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 4 है। ठीक है। m वे बोल सकते हैं, k वे बोल सकते हैं।
तो वही सेम सीपीयू जनरेटिंग 32 बिट्स ऑफ फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे भी 32 बिट्स का फिजिकल एड्रेस दिया है, तो साइज ऑफ मेन मेमोरी 2 की पावर 32 बाइट्स हो जाएगा। साइज ऑफ कैश मेमोरी यहाँ कितनी दी है, साइज ऑफ कैश मेमोरी 128 KB, 2 की पावर 17 बाइट्स। साइज ऑफ ईच ब्लॉक 64 बाइट्स, 2 की पावर 6 बाइट्स। 2 की पावर 6 बाइट्स यानी 6 बाइट्स यहाँ पे काहे के लिए क्यों यूज होंगे, ऑफसेट के लिए, तो ऑफसेट के लिए 6 बाइट्स हम पहले एलोकेट कर देते हैं, 6 यहाँ पे डाल दे। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कहाँ में होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं, तो साइज ऑफ मेन मेमोरी अपॉन साइज ऑफ ब्लॉक, 2 की पावर 32 2 की पावर 6 2 की पावर 26। नंबर ऑफ लाइन्स इन कैशे, अब कैशे पे आ जाते हैं, तो साइज ऑफ कैशे अपॉन साइज ऑफ लाइन या ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक साइज और लाइन साइज एक ही होती है। साइज ऑफ कैशे 2 की पावर 17 अपॉन साइज ऑफ लाइन 2 की पावर 6 2 की पावर 11। अब नंबर ऑफ सेट्स किसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए जो कैशे में जितनी लाइंस होगी अपॉन एम बेस जो दिया है, एम क्या है 4, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एम 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 2 2 की पावर 9। तो जो 9 आएंगे ये इंडेक्सिंग बिट्स होंगे, यानी सेट नंबर पे जो ब्लॉक है उसमें हम 9 बिट्स फिट कर लेंगे। 9 5 16 और 32 का टोटल है, तो कितना बचा टैग के लिए, टैग के लिए 17 बिट्स बचा। आगे बढ़ते हैं। अब एक ब्रीफ हम वो कर लेते हैं, कंपैरिजन। डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। यदि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डायरेक्ट मैपिंग काफी सिंपल होता है, तो लिमिटेड फ्लेक्सिबल होगा, और फुली एसोसिएटिव मैपिंग सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो होती है वो कम फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं। कैशे यूटिलाइजेशन, सबसे ऑप्टिमल कैशे यूटिलाइजेशन किसमें होता है, फुली एसोसिएटिव में, और बैलेंस होता है सेट एसोसिएटिव में, और डायरेक्ट मैपिंग में मॉडरेट यूटिलाइजेशन होता है। हम हार्डवेयर का यूज किसमें करते हैं, मैंने बताया था कंपैरेटर का यूज करते हैं, तो कंपैरेटर का यूज हम फुली एसोसिएटिव में करते हैं, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है, और हम किसी हार्डवेयर का यूज करते ही नहीं है डायरेक्ट मैपिंग में, तो लो कॉम्प्लेक्सिटी और सेट एसोसिएटिव इन दोनों कॉम्बिनेशन में तो मॉडरेट ही होगा। कैशे कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, अब कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बढ़ जाते हैं डायरेक्ट मैपिंग में, तो लिमिटेड हैंडलिंग होगी। फुली एसोसिएटिव में कोई मैपिंग फंक्शन नहीं होता है, तो इफेक्टिव हैंडलिंग, और सेट एसोसिएटिव इन दोनों कॉम्बिनेशन में तो मॉडरेट हैंडलिंग। एक्सेस टाइम फास्ट, सबसे फास्ट होता है डायरेक्ट मैपिंग, मैपिंग फंक्शन भी बहुत छोटा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई हार्डवेयर का यूज नहीं कर रहे, तो सबसे फास्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मैपिंग में होगा। मॉडरेट होता है फुल एसोसिएटिव मैपिंग में, और मॉडरेट भी बोल सकते हैं हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग में। पावर कंजम्पशन की हम यदि बात करें, तो कंपैरेटर का यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं, तो फुल एसोसिएटिव की जो पावर कंजम्पशन है वो सबसे हाई होगी, और डायरेक्ट की पावर कंजम्पशन लो होगी, और सेट एसोसिएटिव की मॉडरेट होगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैशे मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, उन लेवल्स के डिफरेंस देखे कि उन तीनों लेवल्स में क्या डिफरेंस होता है, कैशे मेमोरी मैपिंग क्या होती है, वाई कैशे मेमोरी मैपिंग, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट मेमोरी मेमोरी मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग और फुली एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग। इन तीनों को हमने देखा, तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, और तीनों के एक एक न्यूमेरिकल करे, और तीनों में हमने डिफरेंस देखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।